हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये वीडियो हमारे बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इसमें उनके सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जिसका कि सब्जेक्ट कोड बीपी 2020 है, उसके AKTU के पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है, उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देखेंगे और उनके आंसर्स को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आजकल जो पेपर्स आते हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे ही आते हैं। तो आप AKTU के स्टूडेंट हैं या कहीं से भी बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP 2020 है, उसके AKTU के 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आज हमारा सबसे पहला पेपर होने वाला है वो AKTU का 2019-20 का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का पेपर है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था व्हाट इज एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है उसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और मसल की सेल्स होती है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जब हमें रैपिड और जो टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में अगर चेंज वो देखने को मिलता है, जो चेंज आता है, उसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल के नाम से इंडिकेट करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक्शन पोटेंशियल के द्वारा ही जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होती है, और अगर मसल सेल को देखें तो उसमें एक्शन पोटेंशियल के थ्रू हमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन होते हुए वो देखने को मिलता है। और इसमें जो भी हमारी सेल्स होती हैं वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक उन्हें अगर जो सिग्नल्स हैं उन्हें ट्रांसमिट करना होता है, तो उस कंडीशन में वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और अगर हम लोग एक्शन जो पोटेंशियल है उसको देखें तो इसमें हमें एक प्रोसेस जो कि डीपोलराइजेशन की प्रोसेस है या फेज़ है वो देखने को मिलती है, जिसमें वोल्टेज हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। और जो इसकी दूसरा स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो रीपोलराइजेशन है वो होता है, जिसमें वोल्टेज हमें तेज़ी से फॉल डाउन होते हुए देखने को मिलता है। तो इसका जो ये डायग्राम है ये काफ़ी सिंपल डायग्राम है, तो इसको एक दो बार अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक्शन पोटेंशियल पे क्वेश्चन आता है तो इसको ज़रूर आप ड्रॉ करिएगा। तो इसमें एक हमारा जो स्टार्टिंग का फेज़ है वो थ्रेशोल्ड का जो फेज़ है वो कहलाता है। उसके बाद में जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग डीपोलराइजेशन का फेज़ यहाँ बोलेंगे। और जब हमें जो वोल्टेज है वो कम होते हुए देखने को मिलता है तो उसको हम लोग रीपोलराइजेशन की फेज़ के नाम से इंडिकेट करते हैं। और फिर उसके बाद में जब हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल स्थिर हो जाता है तो उसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द नेम ऑफ लोब्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसके जो डिफरेंट लोब्स होते हैं उनके क्या नाम है, उनको आपको शॉर्ट में यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देखें। तो जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो बेसिकली हमें 4 लोब्स में डिवाइड देखने को मिलता है। इसमें जो हमारे लोब्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक फ्रंटल लोब कहलाता है, दूसरा पैराइटल लोब कहलाता है, तीसरा टेम्पोरल लोब कहलाता है, और अंतिम वाला ऑसिपिटल लोब कहलाता है। तो अगर हम लोग फ्रंटल लोब को देखें तो ये हाई लेवल ऑफ जो फंक्शंस होते हैं लाइक रीजनिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसमें ये लोब इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हम लोग सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग हमें पैराइटल लोब से होते हुए देखने को मिलती है। लाइक टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, जो हम महसूस करते हैं वो हमें इसके द्वारा प्रोसेस होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो तीसरा है वो है टेम्पोरल लोब, और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग जो भी चीज़ें सुनते हैं वो इसी में प्रोसेस होती है। जो हमारी मेमोरी है वो भी जो इसी के द्वारा प्रोसेस होती है, और जो लैंग्वेज है वो भी ये जो लोब है उसी के द्वारा प्रोसेस होता है। और जो अंतिम और चौथा है वो है ऑसिपिटल लोब, और ये बेसिकली हमारे जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उनकी जो इम्पल्स है उनको प्रोसेस करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ माउथ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ का क्या रोल होता है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो आइए अगर इसके आंसर को देखें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा जो फूड है उसका मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन हमें माउथ में
होते हुए देखने को मिलता है। मैकेनिकल जो डाइजेशन है वो क्या है, जब हमारे जो टीथ है, दांत है, वो जो फूड है उसको जो है च्यू करते हैं, उसको वहाँ कुचलते हैं, तो फूड के पार्टिकल्स हमें स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। और जब वो स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट होते हैं तो उनका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में जो केमिकल डाइजेशन है उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है, और उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि अमाइलेज कहलाता है। वो हमारे फूड के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसके ब्रेकडाउन को करता है और उसको शुगर में सिंपली कन्वर्ट कर देता है। और माउथ में जो टंग है वो क्या करता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड है और सलाइवा है, उनको आपस में अच्छे से मिक्स करता है और एक सॉफ्ट और बोलस मास का प्रिपरेशन करता है, जो कि स्वॉलो करने में हमें जो निगलने हैं उसमें आसानी होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो अगर हम लोग वाइटल कैपेसिटी को देखें तो ये क्या है, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट पॉसिबल ब्रीथ। तो आप जितना सांस अंदर भर सकते हैं उसको भरने के बाद में एक पर्सन कितना अमाउंट एयर को बाहर निकालता है, एक्सेल करता है, वही वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। और ये क्या है, इट वो रिप्रेजेंट द यूजेबल वॉल्यूम ऑफ द लंग फॉर द ब्रीदिंग। तो हमारे जो जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उस समय जो लंग का वो वॉल्यूम जो कि यूजेबल होता है वो वाइटल कैपेसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग कैन होल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इनहेलेशन। तो जब हम लोग मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं तो उसके बाद में हमारा जो लंग है वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एयर को होल्ड कर सकता है, उसके अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा एयर आ सकती है, वो बेसिकली यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो जो हमारा वाइटल कैपेसिटी है और जो होता है यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम है, इन दोनों का जो प्लस है, जोड़ है, उसी को हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी से इंडिकेट करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी तो हम लोगों ने ऊपर बात कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो क्या होता है, ये हमारी वो एयर होती है जो हमारे लंग्स में हमेशा वहाँ पे रहती है। अगर हम लोग अच्छे से जो हमारा एक्सलेशन है वो करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, उसके बाद में भी जितनी एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है उसी को हम लोग जो हमारा यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम है उससे इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगर हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR को देखें तो ये क्या है, इज ए मेजर हाउ वेल द किडनी आर फिल्टरिंग द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड में से जो किडनी है वो कितना अच्छे से वेस्ट को फिल्टर कर रही है, उसको हम इसके थ्रू यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इट वो रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बाउमन कैप्सूल बाई जो है ग्लोमेरुलाई पर यूनिट टाइम। तो हमारी जो किडनी है उसके अंदर जो ग्लोमेरुलाई होते हैं वो पर यूनिट टाइम में ब्लड से कितना फ्लूइड जो है वो फिल्टर करके बाउमन कैप्सूल में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को हम लोग जो GFR है उससे इंडिकेट करते हैं। और अगर किसी का GFR कम है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो पर्सन है जिसका GFR कम है उसकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, उसको ये इंडिकेट करेगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव द नेम ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो आपके डिसऑर्डर है उनके नाम आपको सिंपली राइट डाउन करना है। तो आइए अगर हम लोग इसको देखें, इसके आंसर को देखें, तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए प्रेगनेंसी। अगर जो प्रेगनेंसी है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो उस कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी के नाम से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है यहाँ पे इरेक्टाइल
डिसफंक्शन। ये क्या है? द इनएबिलिटी टू गेट आर मेंटेन एंड इरेक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा यहाँ पे होता है इरेक्शन, अगर वो हो नहीं रहा है या प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं है तो उसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से इंडिकेट करते हैं। जो तीसरा है वो है प्रोस्टेट जो डिजीज़ है वो यहाँ पे है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो जो होता है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है वो इसका एक जो डिजीज़ है वो यहाँ पे है, और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। फोर्थ है हमारा दैट इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर जो कैंसर वहाँ पे है। अगर टेस्टिकल्स में किसी भी प्रकार का कैंसर डेवलप होता है तो उसको हम लोग जो टेस्टिकुलर कैंसर है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो अंतिम है वो है हाइपोगोनेडिज्म। तो अगर हम लोग जो हमारा गोनेडिज्म है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो वो होते हैं, आप कह सकते हो वो टेस्टेरोन होते हैं, वो अगर प्रॉपरली प्रोड्यूस बॉडी के द्वारा नहीं हो पा रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको हम लोग हाइपरगोनेडिज्म के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इनमें से कुछ के नाम अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन अक्सर आता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द अस्थमा एंड न्यूमोनिया। आपको शॉर्ट में यहाँ पे अस्थमा क्या होता है और न्यूमोनिया क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अस्थमा को देखें तो अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है जो कि हमें पेशेंट में लॉन्ग टर्म तक वो देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर एयरवेज होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो वहाँ पे नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और वो हमें स्वेल फूले हुए अगर वो देखने को मिलते हैं तो पेशेंट को ब्रीद करने में, सांस लेने में यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है। और अगर हम लोग इसके जो ट्रिगर्स हैं उसको देखें कि ये अस्थमा किन किन चीज़ों से ट्रिगर होता है, तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। लाइक अगर उससे किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस कंडीशन में अस्थमा पेशेंट के अंदर ट्रिगर हो सकता है, या एक्सरसाइज वगैरह अगर वो ज़्यादा करता है तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है और अस्थमा के अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो अस्थमा क्या है? ये एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि लॉन्ग टर्म तक हमें पेशेंट में डेवलप देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इसके अगेंस्ट जो न्यूमोनिया है उसको देखें तो ये क्या है? ये एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है। जो हमारे पेशेंट होते हैं उनका जो एयर के सैक्स होते हैं वो प्रॉपरली इसमें हमें इन्फ्लेम्ड वो देखने को मिलते हैं। ये किसी आपके एक जो लंग का साइड है उसमें हो सकता है या दोनों लंग में ये इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि जो एयर के सैक्स होते हैं वहाँ पे हमें फ्लूइड या पस फिल होते हुए पेशेंट में देखने को प्राप्त होता है। ये बेसिकली किसी वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, कोई अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण होता है। और ये बेसिकली अगर हम लोग जो न्यूमोनिया है उसको देखें तो ये जो है अगर प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट हो तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट न हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये है इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये हार्मोन के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो हमारे बॉडी में जो अलग अलग हार्मोन है जिनको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है वो हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। लाइक हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसमें ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। हमारे बॉडी की जो अलग अलग होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमें हार्मोन इन्वॉल्व वो देखने को मिलता है। लाइक इंसुलिन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, जो हमारा होता है रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल फंक्शन है उसमें भी हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। लाइक एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। और हमारा जो मूड है और स्ट्रेस का रिस्पांस है वो भी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें जो कार्टिसोल हो गया, एड्रेनलिन हो गया, वो हमारे जो मूड और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारे बॉडी की जो होम्योस्टैसिस है, हमारे बॉडी का जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहे, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का या जो शुगर का लेवल है वो प्रॉपरली एक नॉर्मल कंडीशन में रहे, ब्लड प्रेशर हमारा प्रॉपरली मेंटेन रहे, बॉडी का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे, उन सब में हार्मोन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रीफली एक्सप्लेन द कुसिंग सिंड्रोम। तो जो कुसिंग सिंड्रोम है उसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे
एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारा यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम है इज ए वो कंडीशन कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल। तो जो कार्टिसोल है उससे अगर पेशेंट उसके हाई लेवल से लंबे समय तक अगर एक्सपोज रहता है, उसके वो लंबे समय तक जो कार्टिसोल है उसका हाई लेवल मेंटेन रहता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये किन किन जो कारणों से होता है। अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइडल जो मेडिसिन है वो यूज़ करता है तो उसके अंदर जो कार्टिसोल है उसका हाई लेवल हमें मेंटेन वो देखने को मिलता है, या अगर बॉडी ही खुद से कार्टिसोल को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उस कंडीशन में भी हमें पेशेंट में कुशिंग सिंड्रोम होते हुए देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स को अगर देखें तो जो पेशेंट है उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका फेस जो है वो थोड़ा फूल जाता है, जो फेस है वो जो है राउंडेड हो जाता है, उसके जो शोल्डर के बीच में हम्प का पोर्शन है वो फैटी होना स्टार्ट हो जाता है, और स्किन उसकी हमें थिन होते हुए देखने को मिलती है। तो ये सब हमारे सिम्टम्स हैं कुशिंग सिंड्रोम के, और ये बेसिकली कॉर्टिसोल के हाई लेवल के कारण होता है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। और इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल। तो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो फर्टिलाइजेशन है जिसमें स्पर्म और जो ओवम है एग है वो आपस में उनका फ्यूज़न होता है, वो बेसिकली जो फलोपियन ट्यूब होती है फीमेल में वहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिलता है। और जब जो एग है उसका जो है ओवुलेशन होता है, जब जो फीमेल के अंदर जो एग होते हैं वो जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो फिर हमें ट्रेवल करके फलोपियन ट्यूब में जाते हुए देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे जब स्पर्म के कांटेक्ट में वो आते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर वो वहाँ से ट्रेवल करके यूटेरस में इम्प्लांट होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है तो फीमेल के अंदर जो फलोपियन ट्यूब है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है। तो आइए अब हम लोग अगले पेपर की ओर मूव करते हैं। ये हमारा AKTU का 2021-22 का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का पेपर है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो क्या है, डिफाइन द टर्म सेरिब्रम। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में सेरिब्रम क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो ये इसके आंसर को देख लेते हैं। तो जो हमारा सेरिब्रम होता है वो बेसिकली ब्रेन का हमारा जो सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट सुपीरियर पार्ट है वो कहलाता है, और ये बेसिकली हमारे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं लाइक थॉट हो गया, लैंग्वेज हो गया, हमारा जो ऐच्छिक मूवमेंट है जिसको हम लोग वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं जो कि हमारे इच्छा से होता है वो जो इसके द्वारा होता है, और जो हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग है वो भी हमें जो हमारा सेरिब्रम है उसी के द्वारा होते हुए देखने को मिलती है। और ये बेसिकली दो हेमिस्फेयर्स में सिंपली डिवाइड होता है, और हमारे ये चारों जो लोब है, फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, इनको ये बेसिकली दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करने का काम करता है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा सेरिब्रम है वो ब्रेन का जो सबसे बड़ा और जो हमारा सबसे सुपीरियर पार्ट है वो यहाँ पे है। ये हमारी थॉट को, हमारा लैंग्वेज को, और जो हमारी बॉडी का वॉलेंट्री मूवमेंट है, सेंसरी प्रोसेसिंग है, उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये बेसिकली ब्रेन को दो पार्ट में, ये दो हेमिस्फेयर्स में ये डिवाइडेड होता है, और इसी के थ्रू हमारे जो चारों लोब्स हैं वो हमें दो पोर्शन में, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन में डिवाइड देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये है डिफाइन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये 2019-20 में भी इसके पहले ये आपका पूछा गया है, और इसको हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप इसका आंसर ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन के हमारे क्या फंक्शन होते हैं उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी 2019-20 में आया था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से इसको आप इसके पहले जो हमने आंसर डिस्कस किया उससे आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द जो है गैमेटोजेनेसिस। तो जो हमारा गैमेटोजेनेसिस है उसका क्या मतलब होता है
उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सिंपली अगर हम लोग कहें तो जो हमारा गैमेटोजेनेसिस है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो गैमेट्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। इसमें जो हमारे स्पर्म हो गया, अगर हम लोग मेल में देखें, और जो फीमेल में देखें तो उनमें जो एग है, ओवम है, वो बेसिकली यहाँ पे जो गैमेट सेल्स हैं वो कहलाती हैं, और इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली जो हमारा डिफ्रेंसिएशन के टाइप का सेल डिवीज़न है उसकी प्रोसेस के थ्रू होता है, और इसमें जो सेल के अंदर के क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्वांटिटी हमें हाफ होते हुए देखने को मिलती है, और फिर ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें ये सेल्स हमें जाते हुए देखने को मिलती हैं। तो हम सिंपली कहें तो जो हमारी सेक्स सेल्स है जिसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं, उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस, और जो फीमेल है उनमें जो एग्स है उनके फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका क्या रोल होता है इसमें, उसको देख लेते हैं। तो आइए इसके आंसर को देखें। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बेसिकली हमारे कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो HCl के कारण जो हमारा GIT का फ्लूइड है वहाँ उसका इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने के कारण हमें जो एंजाइम है जो कि पेप्सिनोजन है वो यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए वो देखने को मिलता है, और फिर वो एक्टिवेट होके पेप्सिन में सिंपली कन्वर्ट होता है, और फिर वो प्रोटीन का डाइजेशन की प्रोसेस को जो है कैटलाइज करने का काम करता है। उसके साथ साथ में HCl हमारे स्टमक के अंदर जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह अगर फूड के थ्रू आ जाते हैं तो उनको भी किल करने का काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये बेसिकली जो हमारा फूड वगैरह है उसके थ्रू अगर बैक्टीरिया हमारे स्टमक में आ जाते हैं तो उनको ये किल करने का काम करता है, और ये बेसिकली जो बैक्टीरिया वगैरह है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, और जो इन्फेक्शन वगैरह उससे हो सकता है उससे हमें बचाने का काम करता है। और ये इसका जो तीसरा काम है वो प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन करता है। तो प्रोटीन हमारे काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हैं, स्ट्रक्चर है वो होते हैं, और वो आसानी से वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे बॉडी में मूव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि जो HCl है, एसिड है, वो उसको वहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, और उसको जब वो ब्रेक डाउन करता है तो उसको फिर वो जो उसके छोटे मॉलिक्यूल हैं उनमें कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो हमारा पेप्सिन है वो आसानी से उसका डाइजेशन कर सके। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। तो आपको यहाँ पे जो हमारा सेरिबेलम है उसके फंक्शंस को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे सेरिबेलम है इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द बैक ऑफ द स्कल। हमारा जो स्कल है उसके बैक साइड में जो ब्रेन का पार्ट लोकेटेड होता है उसको हम लोग सेरिबेलम के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली जो हमारा यहाँ पे वो सेरेब्रम है उसी के नीचे के साइड हमें ये लोकेटेड देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में आपको इसके जो फंक्शंस हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारा मोटर कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन है वो हमें इसके द्वारा कंट्रोल होते हुए वो देखने को मिलता है। हमारे बॉडी के जितने भी कह सकते हैं कि वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, ऐच्छिक मूवमेंट होते हैं जो कि हमारे इच्छा के अनुसार होते हैं, उनको उसमें ये इन्वॉल्व होता है। और उसके साथ साथ में हमारे बॉडी का जो स्मूथ और जो बैलेंस है उसको भी ये इंश्योर करने का काम करता है। उसके बाद में इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है पॉस्चर एंड बैलेंस। तो ये बेसिकली हमारा जो बॉडी का पॉस्चर है उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो बनावट है वो स्ट्रेट रहे हमारी बॉडी, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इक्विलिब्रियम हमारे बॉडी के बैलेंस को भी ये सिंपली मेंटेन करता है। और उसके साथ साथ में जो तीसरा फंक्शन है वो है मोटर लर्निंग। और इसमें क्या है, हमारी जो कुछ स्किल्स वगैरह होती हैं उसको हम लोग ये जो हमारा पार्ट है उसके द्वारा लर्न करते हैं। लाइक जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर हम लोग बाइक चलाना सीख रहे हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बेसिकली हमारा जो सेरिबेलम है उसमें होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी
आंसर कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें जो हमारा 7वां क्वेश्चन पूछा गया था वो है ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। आपको यहाँ पे न्यूरॉन का एक अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये एक न्यूरॉन का सिंपल डायग्राम है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे का जो हमारा पोर्शन है उसमें हमें जो डेंड्राइट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डेंड्राइट में होता है। उसके बाद का जो बीच का पोर्शन है वो एक्सॉन कहलाता है, और इसका जो लास्ट का पोर्शन है उसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारा पूरा डायग्राम है इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करके आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है डिफाइन द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में डिफाइन करना है। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। द टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इंटर और लीव द लंग ड्यूरिंग द सिंगल नॉर्मल क्वाइट ब्रीथ। तो जब हम लोग आराम से अगर बैठे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तो हम लोग कितना अमाउंट एयर को अंदर ले रहे हैं और कितना अमाउंट एयर को बाहर निकाल रहे हैं, वो बेसिकली हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और ये बेसिकली अगर हम लोग जो हमारा एक रेस्टफुल कंडीशन है उसमें जो हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल है वो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम से उसको इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली अगर हम लोग कोई जो है इफ़र्ट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो सांस की प्रक्रिया है उसमें कितना वॉल्यूम एयर हमने अंदर लिया, कितना वॉल्यूम एयर बाहर निकाला, वही बेसिकली यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम है। तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये है ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ किडनी। आपको किडनी का एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये एक किडनी का सिंपल डायग्राम है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पे कैलिक्स का पोर्शन है वो देखने को मिलता है, जो हमारा यहाँ पे है रीनल कॉलम वो इसके अंदर होता है। ये सब जो स्ट्रक्चर है वो रीनल कैप्सूल में इनक्लोज होता है। उसके बाद में जो हमारी वो रीनल वेन है वो देखने को मिलती है, और उसके बाद में फिल्ट्रेशन के बाद में जो यूरिन आता है वो जो यूरेटर है उसके थ्रू पास होता है। तो इसका डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर ये डायग्राम आपको अच्छा यहाँ पे नहीं लग रहा है तो आप कोई एक सिंपल डायग्राम इसका तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन जो कि है इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो हमारा जो सलाइवा है उसके क्या फंक्शन होते हैं उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो जो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि जो सलाइवा है उसके थ्रू हमें डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होते हुए देखने को मिलती है। इसमें एक हमारा एंजाइम अमाइलेज होता है, वो स्टार्च को जो शुगर है उसमें उसका ब्रेक डाउन करता है। जो सलाइवा है वो ल्यूब्रिकेशन का भी काम करता है, ये हमारे फूड को मॉइस्चन करता है और उसको हम लोग आसानी से एक तरह से उसको कुचल सकें, स्वॉलो कर सकें, उसको निगल सकें, उसके लिए वो उसको ईजियर बनाता है। उसके साथ साथ में जो हमारा ओरल हाइजीन है उसमें भी सलाइवा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प टू वॉश अवे food particles and bacteria and contain the substance like lysozymes that fight इन्फेक्शन। तो जो हमारा सलाइवा है वो बेसिकली जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको हमारा जो फूड के थ्रू बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं उनको भी वॉश आउट करता है, और हमारे जो भी पार्टिकल्स हम लोग हमारे खाने के टाइम अगर कुछ हमारे मुंह में रह जाता है तो उसको भी ये वॉश आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है, और ये हमें इन्फेक्शन से भी फाइट करने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ में जो टेस्ट का सेंसेशन है वो भी हमें सलाइवा में ही, जब हमारे फूड के कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं तो फिर वो हमारे जो टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं, और उसी के बाद हमें टेस्ट का सेंसेशन भी होता है। तो टेस्ट के सेंसेशन में भी ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे डाइजेशन को इनिशिएट करते हैं, फूड को लुब्रिकेट करते हैं, ओरल हाइजीन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और टेस्ट के सेंसेशन जो सेंसेशन है उसमें जो सलाइवा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने अगले पेपर की ओर मूव करते हैं। अगला पेपर हमारा AKTU का 2022-23 का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का
पेपर है। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो क्या था, डिस्क्राइब द टर्म न्यूरल साइनेप्स। तो जो हमारा न्यूरल साइनेप्स है वो क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग जो न्यूरल साइनेप्स है उसको देखें तो बेसिकली जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, अगर कोई दो न्यूरॉन है तो उनके बीच का जो जंक्शन का पोर्शन हमारा होता है वो जहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग न्यूरल साइनेप्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। और हमारी जो नर्व्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो हमारा सिग्नल है वो इन्हीं न्यूरल साइनेप्स से हमें ट्रांसमिट होते हुए वो देखने को मिलता है। और ये बेसिकली 3 पार्ट में होता है। एक हमारा जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है वो कहलाता है, दूसरा हमारा जो साइनेप्टिक क्लिफ्ट है वो कहलाता है, और तीसरा पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल यहाँ पे कहलाता है। और इसमें प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो कि एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है वो हमारे एक न्यूरॉन से सिंपली रिलीज होता है, और वो जिस न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है उसके उस पोर्शन को हम लोग प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में वो जो दोनों न्यूरॉन हैं उनके बीच के गैप में वो ट्रैवल करता है, और उस गैप को हम लोग साइनेप्टिक क्लिफ्ट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और वो जो अगले न्यूरॉन पे जहाँ पे बाइंड होता है वो बेसिकली उसका पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल कहलाता है। और इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे सिग्नल्स हैं वो एक न्यूरॉन से हमें इनके थ्रू दूसरे न्यूरॉन में जो हमारा यहाँ पे न्यूरल साइनेप्स उसके थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमें ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ द कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे आपको जो हमारे कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में बताना है। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली जो एसिटाइल कोलिन जो कि एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उससे बाइंड होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर है वो कहलाता है, और दूसरा हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा एड्रेनर्जिक होते हैं वो रिसेप्टर उसको देखें तो ये बेसिकली नॉर इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन से हमें बाइंड होते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो है 2 टाइप होते हैं, एक हमारा अल्फा रिसेप्टर कहलाता है और दूसरा बीटा रिसेप्टर कहलाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। तो जो हमारा कोलिनर्जिक है वो एस्टाइल कोलिन से बाइंड होगा। यहाँ पे आप इससे याद कर सकते हैं कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है उसमें लास्ट में क्या है, कोलिन है, और ये हमारा जो रिसेप्टर है उसका क्या नाम है, कोलिनर्जिक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे एड्रेनर्जिक है उसमें जो हमारा नॉर इपिनेफ्रिन और नेफ्रिन है उससे आप इसको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकॉल वेरियस फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन है उसके क्या फंक्शन होते हैं उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों ने इसके पहले स्टडी भी किया होगा कि ये जो इंसुलिन है और ग्लूकेगॉन है इसको हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी बात किया है। तो इंसुलिन क्या करता है कि ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। ये बेसिकली हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनके ग्लूकोज के अपटेक को प्रमोट करता है। और जो ग्लूकोज है जो कि हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया है उसको जब हमारी बॉडी की सेल्स अपटेक करती हैं उसको वहाँ से लेती हैं तो हमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल फॉल डाउन होते हुए वो देखने को मिलता है। और जो सेल है वो इस ग्लूकोज को अपने अंदर जो एनर्जी है उसके फॉर्म में स्टोर कर लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। और ये प्रोसेस बेसिकली हमारा लीवर और मसल्स में होती है। उसके बाद में अगर हम लोग ग्लूकेगॉन के बारे में बात करते हैं तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको बढ़ाने का काम ग्लूकेगॉन करता है। और ये बेसिकली हमारे जो ग्लाइकोजन फॉर्म हुआ था ग्लूकोज का स्टोरेज का फॉर्म उसका फिर ब्रेकडाउन स्टार्ट करने को स्टिमुलेट करता है ग्लूकेगॉन। और फिर उससे क्या होता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और वो ग्लूकोज हमारे जब ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो ये दोनों जब प्रॉपरली वर्क करते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समराइज द टर्म बीएमआर एंड सीपीआर। यहाँ पे बीएमआर और सीपीआर को आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बीएमआर को देखें तो इसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और ये क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी द बॉडी नीड टू function at the rest including the essential process like breathing, सर्कुलेशन एंड सेल प्रोडक्शन। तो जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है, रेस्ट में होती है, तो उस समय बॉडी को कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अपने जो इसेंशियल वर्क है उनको परफॉर्म करने के लिए। कि अगर हम लोग शांति से बैठे हुए हैं तो उस कंडीशन में सांस तो लेंगे ही, ब्रीदिंग हम लोग करेंगे ही, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तो होगा ही, जो सेल का प्रोडक्शन है वो तो होगा ही, और उसके लिए जो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बीएमआर से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और ये क्या होता है? इट वो रिप्रेजेंट द जो एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन हु इज एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। तो जब कोई भी फिजिकल और कंप्लीट फिजिकल और मेंटल रेस्ट की कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी का क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंडिचर है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम लोग सीपीआर को देखें तो ये हमारा कहलाता है कार्डियो पल्मोनरी जो है रेस्क्यूजेशन। तो अगर हम लोग सीपीआर को देखें तो जब भी अगर कोई पर्सन है और उसके जो ब्लड है उसका फ्लो अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है और ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारा है इमरजेंसी प्रोसीजर जिसके थ्रू हम लोग ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड को पहुंचाने का काम करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सीपीआर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें जो भी अगर कोई पर्सन है और उसको किसी प्रकार का अटैक आता है और उसके जो हार्ट है वो प्रॉपरली काम करना बंद करना स्टार्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में उसका जो चेस्ट का पोर्शन है उसको हम लोग जब दाबते हैं और उसके थ्रू हम लोग उसके अंदर ब्लड के जो हार्ट को पंप कराने में हेल्प करते हैं, तो उसी को हम लोग सीपीआर के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। और जब हार्ट को हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू पंप कराते हैं तो हमारे ब्रेन तक और जो भी हमारे और ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई हमें होते हुए देखने को मिलती है। और अगर हम लोग प्रॉपर अच्छे से सीपीआर पेशेंट को देते हैं तो उसको हम लोग आसानी से उसकी हार्ट अटैक वगैरह की कंडीशन में जान बचा सकते हैं। तो आई थिंक सो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इन्यूमरेट द रोल ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वोकल कार्ड। तो ट्रू एंड फॉल्स वोकल कार्ड क्या होता है उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो ट्रू वोकल कार्ड को देखें तो इस ये फोल्ड्स भी कहलाता है और ये बेसिकली हमारा जो साउंड का प्रोडक्शन है उसका प्राइमरी सोर्स होता है। और वो जब हमारे जो लंग्स है उससे एयर एक्सेल होती है, बाहर निकलती है, तो ये इन जो हमारे फोल्ड्स हैं या जो हमारा ये वोकल कार्ड है उससे जब ये टकराती हैं तो हमें साउंड प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग फॉल्स वोकल कार्ड के अगर बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो साउंड के प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व सिंपली नहीं होता है और ये हमारा जो ट्रू वोकल कार्ड है उसके ऊपर लोकेटेड वो देखने को मिलता है और ये किसी भी प्रकार का कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ये बेसिकली हमारा जो ट्रू वोकल कार्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और अगर उसमें किसी प्रकार का कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट न वहाँ पे इंटर हो और उसके साथ साथ में जब हम लोग खांसते वगैरह हैं तो उस कंडीशन में जो साउंड का है और जो हमारे ओरिजिनल या ट्रू वोकल कार्ड है उनको ये प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। जो ट्रू वोकल कार्ड है वो बेसिकली साउंड का जो प्रोडक्शन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो एक्चुअल साउंड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो फॉल्स वोकल कार्ड है वो बेसिकली साउंड के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये केवल हमारे ट्रू वोकल कार्ड के ऊपर लोकेटेड होते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टिगेट वेरियस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें किस किस टाइप की सेल्स होती है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसमें जो पहली सेल है वो हमारा जो इंटेरोसाइट्स है वो कहलाती है। दूसरा जो हमारी गैबलेट सेल्स हैं वो इसमें होती हैं। जो हमारा यहाँ पे तीसरा है वो है हमारा इंटर इंडोक्राइनिक जो सेल्स हैं वो यहाँ पे होती हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे पैनिथ सेल्स हैं वो होती हैं और स्टेम सेल्स हमें
इसमें देखने को मिलती हैं और इनके अपने अपने कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन हैं, उनको अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। इसमें जो सेल्स हैं, अगर ये केवल जो 2 नंबर में आता है तो आप इसको नाम लिख करके भी छोड़ सकते हैं, या अगर ये भी आता है कि आपको इसके थोड़ा फंक्शन भी बताने हैं तो आप इसके फंक्शन भी यहाँ पे बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे किस किस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको आपको शॉर्ट में क्लासीफाई करना है। तो अगर हम लोग जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको देखें तो ये बेसिकली मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है, क्योंकि ये हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको ये रिलीज करता है और साथ साथ में हमारे बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। और ये बेसिकली 2 मेन पार्ट में होता है, एक एंटीरियर जो यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहलाता है, और दूसरा पोस्टीरियर जो लोब है या जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहलाता है। और ये दोनों अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो अगर हम लोग एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उसको देखें तो वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये यहाँ पे सिंपली रिलीज करता है। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे होते हैं एड्रेनो, वो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है उनको, जो कि ACTH कहलाता है। उसके बाद में प्रोलैक्टिन को ये रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो हमें एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखें तो इसमें हमारा एंटीडायोटिक हार्मोन इससे रिलीज होता है। उसके बाद में जो वैसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द पीनियल ग्लैंड। तो जो हमारा पीनियल ग्लैंड है उसकी क्या लोकेशन होती है उसको बताना है, और उसके क्या फंक्शन है उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग इसकी लोकेशन को देखें तो जो हमारा पीनियल ग्लैंड है ये एक स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कि हमारे ब्रेन का जो सेंटर है उसके अंदर हमें लोकेटेड देखने को मिलता है। और ये बेसिकली जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर होते हैं उनके बीच में ये लोकेटेड होता है। और इसके अगर फंक्शंस को देखें तो इसका जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी जो इसका फंक्शन है वो एक हार्मोन जो कि मेलाटोनिन कहलाता है उसको ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो हार्मोन है जो कि मेलाटोनिन है ये बेसिकली हमारी स्लीप एंड जो वेक क्लॉक है, या इसको हम लोग जो हमारा होता है सर्कैडियन रिज्म, जो रिद्म है उसको ये सिंपली रेगुलेट करता है। और ये जो लाइट है या डार्कनेस है उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। जब डार्कनेस की कंडीशन होती है, रात का समय होता है, तो ये ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और ये जो हार्मोन है जो कि मेलाटोनिन है उसको सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, जिससे हमें अच्छे से नींद आ जाती है। उसके बाद में जब थोड़ा सा जो रोशनी वगैरह है वो होती है, लाइट आती है, तो उस कंडीशन में फिर ये इस हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है और फिर से हम उठ जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो स्लीप एंड वेक क्लॉक है, साइकिल है, उसको ये रेगुलेट करता है। तो आई थिंक सो इस क्वेश्चन का भी आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन जो मिनार्की एंड मीनोपॉज। तो यहाँ पे मिनार्की और मीनोपॉज को आपको शॉर्ट में डिफाइन करना है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे मिनार्की है वो क्या होता है, ये बेसिकली अगर कोई फीमेल है उसके जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसको हम लोग जो मिनार्की है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये इंडिकेट करता है अबाउट द स्टार्ट ऑफ द प्यूबर्टी एंड एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। वो उसकी जो कह सकते हैं है कि होता है प्यूबर्टी, उसके स्टार्ट को भी इंडिकेट करता है। और ये भी बताता है कि फीमेल अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए एबल हो गई है, उसके लिए वो तैयार हो गई है। उसके बाद में अगर हम लोग मीनोपॉज के बारे में बात करते हैं तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, दैट इज द नेचुरल सीजर ऑफ ए फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो फीमेल है उनकी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग मीनोपॉज के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली उनका जो रिप्रोडक्टिविटी है उसके एंड को
इंडिकेट करता है। और अगर किसी फीमेल के अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ तक अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है तो उसके बाद के उसको हम लोग यहाँ पे मीनोपॉज के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। और इसमें इस पेपर का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है इलेबोरेट द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटेशन। तो जो कैपेसिटेशन है उसकी क्या मीनिंग है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग जो कैपेसिटेशन है उसको देखें तो ये एक हमारा बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो स्पर्म की सेल्स होती हैं वो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमें जाते हुए देखने को मिलती हैं। और इस जो प्रोसेस है या ये जो हमारी कंडीशन है जो कि कैपेसिटेशन है उसमें स्पर्म एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के बाद में वो एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी उनके अंदर आ जाती है, उसके लिए वो कैपेबल हो जाते हैं। और जब वो एग को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, स्पर्म सेल एक्टिव हो जाती हैं, उसी को हम लोग कैपेसिटेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पेपर हमारा है एकेटीयू का 2023-24 का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का पेपर। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो है डिफाइन द टर्म साइनप्स। तो साइनप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम लोग जो साइनप्स है वो बोलते हैं। और इन्हीं के थ्रू हमें एक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर है सिग्नल है वो दूसरे में ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन 2022-23 में भी इसके पहले आया था और इसको हम लोग हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। इसका आंसर आप वहाँ से ले लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग ड्यूरा मैटर को देखें तो ये हमारा जो यहाँ पे आउटर मोस्ट एंड द वो टफेस्ट एंड मोस्ट फाइब्रस ऑफ 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस। तो जो हमारे मेनिंजेस है उसका जो सबसे ऊपर का और सबसे टफ और फाइब्रस जो लेयर है उसको हम लोग ड्यूरा मैटर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये बेसिकली हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारे ब्रेन की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जो कि काफ़ी हार्ड होती है वो बेसिकली ड्यूरा मैटर कहलाती है। और ये हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द फंक्शन ऑफ ब्रश बॉर्डर। तो ब्रश बॉर्डर क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग ब्रश बॉर्डर का जो प्राइमरी फंक्शन है उसको देखें तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे जो माइक्रोविलाई काउंटलेस जो माइक्रोविलाई हैं वो जो हमें देखने को मिलती हैं उसको हम लोग ब्रश बॉर्डर के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। और ये यहाँ पे इसका मेन रोल क्या होता है कि ब्रश बॉर्डर या जो हमारी काउंटलेस माइक्रोविलाई है उसके कारण जो हमारा इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसका जो सरफेस एरिया है वो हमें ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो आसानी से और तेज़ी से उसका एब्जॉर्प्शन वहाँ से हो जाता है। तो इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेम ऑल द सलाइवरी ग्लैंड। तो हम आपको यहाँ पे जो भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड हैं उनके नाम इंडिकेट करने हैं। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो बेसिकली 3 जो हमारा यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है उसको हम लोग यहाँ पे 3 जो मेन पेयर्स हैं उसमें डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला है वो हमारा जो यहाँ पे पैराटिड ग्लैंड है वो कहलाता है। दूसरा जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो कहलाता है और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड कहलाता है। तो ये 3 जो हमारा यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है उसके नाम है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द टर्म वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में डिफाइन करना है। और ये क्वेश्चन 2019-20 में भी पूछा गया था तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके आंसर को डिस्कस किया है। तो वहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा राइट द डेंटल फार्मूला ऑफ जो है टेम्पररी टीथ। तो जो हमारे टेम्पररी टीथ हैं उनका डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो ये थोड़ा सा एक आपका मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम लोग इसके फार्मूले को देखें तो फार्मूला क्या है 2102/21
02 इसका हमारा डेंटल फार्मूला होता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये बेसिकली हमारे जो 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं उनकी क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि दो हमारे टीथ इंसीजर है, एक जो हमारा टीथ है वो यहाँ पे कैनिन है, और जो प्री मोलर है वो इसमें नहीं है, और दो इसमें हमें मोलर टीथ देखने को मिल रहे हैं। और ये हमारा जो जॉ है उसके दोनों साइड होता है और ऊपर और नीचे दोनों में होता है। तो हमारे यहाँ पे कितने, जो इसमें जो एक साइड के टीथ हो गए 2 + 1 3 + 2 5, तो एक साइड में 5 हैं तो दोनों साइड में 10 हो जाएंगे, और ऊपर और नीचे मिला करके टोटल 20 टीथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसके आने के चांसेस कम रहते हैं, फिर भी इसको अच्छे से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द GFR। तीसरी बार ये क्वेश्चन आया। इसका आंसर हम लोग इसके पहले 19-20 में हम लोगों ने इसका आंसर कंप्लीट किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाने से पहले इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द ऑटोक्राइन। तो जो हमारा ऑटोक्राइन और पैराक्राइन है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग ऑटोक्राइनिंग जो हमारी होती है सिग्नलिंग, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है कि अगर कोई सेल है और वो अगर अपने सेल के अंदर ही जो सिग्नल्स है उसको भेजने के लिए हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, और वो जो हार्मोन्स हैं या केमिकल मैसेंजर हैं वो हमारा जो ऑटोक्राइन रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड होते हैं और अपनी ही सेल के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। तो इस प्रकार की जो सिग्नलिंग है वो ऑटोक्राइन जो सिग्नलिंग है वो कहलाती है। तो अगर कोई सेल है वो किसी हार्मोन या केमिकल मैसेंजर को रिलीज कर रही है और वो जो हमारा वो रिसेप्टर है उससे बाइंड होकर के उसी सेल के अंदर कोई बदलाव कर रहा है, तो उस टाइप के जो रिसेप्टर है उसको हम लोग ऑटोक्राइन रिसेप्टर के नाम से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो पैराक्राइन है उसको देखें तो ये इसका अपोजिट है। तो इसमें जो हमारा सेल टू सेल कम्युनिकेशन है वो इसके थ्रू होते हुए देखने को मिलता है। तो इसमें एक सेल जो हमारा सिग्नल है, हार्मोन है या केमिकल मैसेंजर है उसको प्रोड्यूस करती है, और वो अपने नियर बाई जो सेल है वहाँ पे जाकर के बाइंड होता है और फिर उसकी एक्टिविटी को अल्टर करता है, चेंज करता है, उसका बिहेवियर को चेंज करता है। तो उस कंडीशन में इस टाइप की जो सिग्नलिंग है उसको हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो सेल की सिग्नलिंग है वो अगर अपने लिए ही है तो वो ऑटोक्राइन जो सिग्नलिंग है वो कहलाएगी, और अगर जो सेल की सिग्नलिंग है वो दूसरे सेल अपने पास के दूसरे सेल के लिए है तो वो पैराक्राइन जो सिग्नलिंग है वो कहलाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में जो नवा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मीनोपॉज एंड मिनार्की। तो इसके पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को देखा, तो वहाँ से जाकर के 2022-23 का जो पेपर है आप इसका आंसर जो है याद कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये स्पर्म का एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ऊपर के पोर्शन को हम लोग हेड बोलते हैं, उसके अंदर हमें जो हमारा न्यूक्लियस है वो देखने को मिलता है, जो मेन पार्ट है उसका। उसके बाद में जो नेक का पोर्शन है वो यहाँ पे होता है जिसमें सेंट्रियोल हमें देखने को मिलता है। उसका जो बीच का पोर्शन है उसको हम लोग जो मिडल पीस है उससे इंडिकेट करते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो टेल का पोर्शन है वो उसको हम लोग जो फ्लैजिलम है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा स्पर्म मूव होके हमें आगे ट्रैवल करते हुए देखने को मिलता है। तो ये एक इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा AK ट्यूब का जो 2024-25 का पेपर है वो यहाँ पे है। तो आइए इसका भी हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का क्या मेन फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है कि जो हमारी बायोलॉजिकल सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को अगर हमें
स्टडी करना होता है ह्यूमन बॉडी में, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को यूज करते हैं। और ये बेसिकली हमारा जो सेल है या टिश्यूज है उनके मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वोल्टेज में चेंज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है उसमें चेंज होता है, उसको ये सिंपली मेज़र करता है। और ये इसको हम लोग यूज करके हमारा जो है नर्वस सिस्टम है, हार्ट है, मसल्स हैं, वो सही से फंक्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पेपर पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अफरेंट एंड इफरेंट नर्व ट्रैक इन द टर्म ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन का डायरेक्शन है, अगर उसके अनुसार जो अफरेंट और हमारे इफरेंट नर्व ट्रैक हैं उनके बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे अफरेंट नर्व ट्रैक है अगर उसको देखें, तो इसको हम लोग सेंसरी जो न्यूरॉन्स है उससे भी इंडिकेट करते हैं। और इसमें जो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या होता है कि अगर जो हमारा यहाँ पे सिग्नल है वो अगर सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है उसकी ओर अगर ट्रांसमिट होता है, मतलब कि वो हमारे बॉडी की सेल से अगर इम्पल्स हमारे सीएनएस पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस टाइप के ट्रैक को हम लोग अफरेंट जो नर्व ट्रैक है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये अगर हम लोग जो इसके अपोजिट जो हमारा इफरेंट नर्व ट्रैक है उसको देखें, तो अगर जो हमारा वो सिग्नल है वो सीएनएस से हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, इफेक्टर ऑर्गन्स है, वहाँ तक अगर हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइक हमारी मसल्स में, ग्लैंड में अगर इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस टाइप का जो हमारा डायरेक्शन है या मूवमेंट है, इसको हम लोग जो हमारे इफरेंट नर्व ट्रैक है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें हमें मोटर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। तो लाइक अगर मैं सिंपली बात करूं कि अगर मेरे हाथ पे आकर के या जो बैक साइड है उस पे आकर के कोई मच्छर आके बैठ जाता है, तो उसका जो हमारा वो सिग्नल है वो हमारा जो अफरेंट नर्व ट्रैक है उससे ट्रांसमिट होगा, और वो जो सिग्नल है वो मेरे ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन में वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में फिर हमारा जो मोटर न्यूरॉन है वो एक्टिव होंगे, और जो इफरेंट नर्व ट्रैक है उससे इम्पल्स आएगी, जिससे कि मेरे सीएनएस से एक इम्पल्स मेरे हाथ के ऊपर आएगी, और हाथ वो जाके वहाँ पे उसको जो मॉस्किटो है उसको मारने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन द बॉडी। क्रिएटिन फॉस्फेट का क्या रोल होता है उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट को अगर हम लोग देखें, तो ये बेसिकली एक इसके अंदर हमारा हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जब भी हमारा जो बॉडी है उसके अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का रीजनरेशन होना होता है, तो उस कंडीशन में क्रिएटिन फॉस्फेट ग्रुप को जो है डोनेट करने का काम करता है। तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे डोनेट करता है, तो जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो उस फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है, और एटीपी का फॉर्मेशन उससे होते हुए हमें देखने को मिलता है। और इससे जो हमारी यहाँ पे एटीपी फॉर्म होती हैं वो फिर हमारी जो मसल है, हार्ट है, ब्रेन है, और भी जो हमारे यहाँ पे फंक्शंस हैं उनको कराने में वो एनर्जी यूज होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट एक हमारा फॉस्फेट के सोर्स की तरह काम करता है, और ये बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को रीजनरेट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन का क्या पर्पज़ होता है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई पर्सन है और अगर वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी सांस पर्याप्त नहीं हो रही है या सांस लेना वो बंद कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को जो हम अगर रेस्पायरेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के थ्रू जो रेस्पायरेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और आर्टिफिशियल जो रेस्पायरेशन है जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो हमारे लंग्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर जो डिलीवरी है वो हो, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रॉपरली रिमूव होते हुए देखने को प्राप्त हो। तो इसलिए आर्टिफिशियल जो रेस्पायरेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका भी आंसर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आरएस, जिसके हम लोग कहते हैं, अफेक्ट द किडनी फंक्शन। किस तरीके से जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो हमारी किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो अगर हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड के बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है, और ये हमारे किडनी के थ्रू इसको सिंपली रेगुलेट करता है। और जब ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा किडनी है वहाँ पे जो सोडियम और वाटर है उसका जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको वो कॉज करता है, और जब वो उसके रीएब्जॉर्प्शन को कॉज करता है तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमें मेंटेन देखने को मिलता है, और ब्लड वॉल्यूम हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे ये हमारा जो वेसल्स होती हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, और ये हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे नैरो कर देता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन करके वो उसको थोड़ा नैरो कर देता है तो फिर हमें ब्लड का प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो करके मेंटेन होते हुए देखने को मिलता है। तो हम आसान तरीके से कहें तो जो रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो हमारे किडनी के थ्रू हमारे ब्लड के प्रेशर को और ब्लड के फ्लूइड को या फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द सेकंड मैसेंजर एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन द हार्मोन सिग्नलिंग। तो सेकंड मैसेंजर क्या होता है और ये हमारे हार्मोन के द्वारा जो सिग्नलिंग की प्रोसेस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है उसके बारे में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो जो सेकंड मैसेंजर होते हैं वो बेसिकली हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू जो सिग्नल्स हैं उनको जो है रिले कराने में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब अगर हम लोग ये माने कि कोई भी जो सिग्नल है वो हमारे सेल में ट्रांसफ़र होना है, और जो हमारा हमारा वो सिग्नल जिस मॉलिक्यूल के थ्रू आ रहा है अगर वो प्रॉपरली हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में फिर हमें वहाँ पे सेकंड जो मैसेंजर है वो सेल के अंदर रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे वो सेकेंडरी जो हमारा प्राइमरी मैसेंजर है वो बेसिकली हमारे जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड होता है, उसकी एक्टिविटी को वो थोड़ा चेंज करता है। एक्टिविटी चेंज करने के बाद में सेल के अंदर हमें जो सेकंड मैसेंजर है वो प्रोड्यूस होते हुए वो देखने को मिलता है, और वो जो सेकंड मैसेंजर है वो फिर हमारे जो सेल के अंदर रिस्पॉन्स है उसको कैरी आउट करता है। तो यहाँ पे सिंपली कहें कि जो हमारा फर्स्ट मैसेंजर है अगर वो सेल के को क्रॉस नहीं कर पाता है तो सेल के अंदर जो सिग्नलिंग है वो फिर सेकंड मैसेंजर के द्वारा हमें ट्रांसफ़र होते हुए देखने को प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज द माइस्थीमिया ग्रेविस रिलेट टू द थाइमस। तो जो हमारा माइस्थीमिया ग्रेविस है वो किस तरीके से थाइमस से रिलेटेड होती है। तो अगर हम लोग माइस्थीमिया ग्रेविस क्या होती है उसको देखें तो ये एक प्रकार का हमारा ऑटो इम्यून जो डिजीज़ है वो होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, और हमारे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये बेसिकली हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करती है, और जो हमारे यहाँ पे मसल्स हैं उनको हमें वीक करते हुए देखने को मिलती है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका ये हमारा किस तरीके से जो थाइमस ग्लैंड है उससे रिलेटेड होता है, तो अधिकतर वो लोग जिनके अंदर माइस्थीमिया जो ग्रेविस है वो होती है उनके हमें जो हाइपर प्लेसिया है या जो हमारा थाइमो है वो हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, जिसमें उनका जो थाइमस है उसके अंदर जो ट्रॉमा की कंडीशन है वो आ जाती है। और इस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे थाइमस है उसके थ्रू जो एंटीबॉडीज़ हैं एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट उसका प्रोडक्शन होने लगता है, जिसके कारण जो एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं वो हमें डैमेज होकर के माइस्थीमिया ग्रेविस को कॉज करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस द एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है
उसको उसके बारे में शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग सिंपली जो हमारी वेगस नर्व्स हैं उसको देखें तो वो एक हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसी का पार्ट होता है, और ये हमारे गैस्ट्रिक जो एसिड है उसके सिक्रीशन को प्रमोट करता है, उसके हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। तो लंग वॉल्यूम क्या होता है और लंग कैपेसिटी क्या होती है उसको आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर हम लंग वॉल्यूम को देखें तो ये क्या है, इट इज़ ए मेजर द अमाउंट ऑफ एयर इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी जो है साइकिल। और इसमें हमारा अगर एग्जाम्पल को लें तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो यहाँ पे आता है, जिसमें हम जब नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो उस कंडीशन में कितनी एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारा लंग वॉल्यूम कहलाता है। तो जब हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल नॉर्मली होती है तो उस कंडीशन में जो हमारा कितना एयर का अमाउंट का मूवमेंट हो रहा है वही बेसिकली हमारा लंग वॉल्यूम कहलाता है। और अगर हम लोग लंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली ये क्या होता है, आर द कम्बिनेशन ऑफ दीज वॉल्यूम दैट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग एंड कैन होल्ड वेरियस फंक्शन। तो जो लंग कैपेसिटी है ये हमारा जो लंग टोटल कितना अमाउंट ऑफ एयर को होल्ड कर सकता है, उसमें कितना टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना वॉल्यूम उसका आता है उसको हम लोग उसकी लंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। इस पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे क्या मेन फंक्शन होते हैं उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उनको प्रॉपरली कंट्रोल करना और उनको रेगुलेट करना पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। और इसको ही इसी के कारण इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये हमारे काफ़ी सारे हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, जो हमारे वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, ग्रोथ से रिलेटेड जो हार्मोन है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हार्मोन है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन है और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स से रिलेटेड हार्मोन्स हैं, वो सब हमें पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और हमारा जो प्ले स्टोर है वहाँ पे हमारा ऐप भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।